हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ऑलवेज कीप योर फेस टुवर्ड्स सनशाइन एंड द शैडोज विल फॉल बिहाइंड। अब ये ना मेटाफोरिकली बोला गया है। सनशाइन मतलब सफलता की तरफ, शैडोज मतलब जो आपके निंदक हैं वो। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आपके कोई भी आलोचक हैं, निंदक हैं, लोग आपको ताने मारते हैं, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान मत दीजिए। आप अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखिए। विफलता हाथ लगी, सफलता हाथ लगी, छोटी सी सफलता हाथ लगी, फिर भी आप अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखिए। आप अपना लक्ष्य, उद्देश्य जो है, जैसे अर्जुन की थी मछली की आंख के ऊपर नजर, आपके अभी पूरा का पूरा फोकस आपके लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। फिर ये लोग जो भी ताने मार रहे हैं, जो भी बातें बोल रहे हैं, जो भी आपकी निंदा कर रहे हैं, ये सब पीछे रह जाएंगे। राइट, तो आपको आगे अपने लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ते रहना है। बाकी सब लोग जो है वो पीछे ही रहते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। On September 11, 2024, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत, बोल रहे हैं 11 सितंबर 2024 को यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। इनॉग्रेटेड मतलब किसी चीज को आरंभ करना, किसी चीज को जैसे बोलते हैं ना, उसका क्या किया, रिबन काट के फीता काटा गया, दीप प्रज्वलित किया, यानी कि उसका शुभारंभ किया गया। किसका शुभारंभ करा? A restored railway coach at गांधी दर्शन राजघाट न्यू दिल्ली। इनॉग्रेटेड, उनने किस चीज को इनॉग्रेट करा? एक रेलवे कोच जिसको रिस्टोर किया गया। रिस्टोर किया गया मतलब उसको दोबारा से तैयार करके, ठीक करके, जैसे उसमें कोई खराबी थी तो वो सब ठीक करके उसको वापस से रखा गया है। कहाँ पे? गांधी दर्शन राजघाट न्यू दिल्ली। ठीक है, दिस कोच donated by the Ministry of Railways and painted in brown with a 3 मार्किंग। ये क्या है? रोमन नंबर 3 है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये जो कोच है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा डोनेट की गई है और ब्राउन रंग का इसको पेंट किया गया है और इस पे नंबर 3 लिखा गया है रोमन में, फॉर थर्ड क्लास, जिसका मतलब है थर्ड क्लास। रिप्रेजेंट्स महात्मा गांधी सिंपल लाइफस्टाइल एंड हिज क्लोज रिलेशनशिप विद द इंडियन रेलवेज। तो ये क्या दर्शाता है? ये महात्मा गांधी का बहुत ही जो निकटतम रिलेशन था, संबंध था इंडियन रेलवे के साथ में, और जो उनका एकदम साधारण सा जीवन शैली थी उसको दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। A life-size sculpture of Gandhi stepping off the train further emphasizes his connection with the masses। और एक लाइफ साइज मतलब कि बहुत बड़ा, स्कल्पचर मतलब कि लाइफ साइज मतलब कि जैसे हम जितना इंसान होता है उस इंसान के स्तर का उनका क्या था? स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब उनका पोर्ट्रे, जो उनकी आकृति मिट्टी से या प्लास्टर से जैसे भी बनाई जाती है, स्टैचू टाइप, तो वो उनका गांधी जी का जो कि ट्रेन से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये फर्दर मतलब और आगे और ज्यादा इसको जोर देता है कि उनका मासेस यानी कि आम जनता के साथ में कितना बड़ा कनेक्शन था। ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति, the exhibition offers an immersive experience of Gandhi's rail journeys। तो बोल रहे हैं कि किसके द्वारा? गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति एक संस्था है, उसके द्वारा एक एग्जीबिशन आयोजित किया गया। एग्जीबिशन क्या होता है? जहाँ पे चीजों को दर्शाया जाता है लोगों को, है ना। तो वो दिखाए जा रहे थे, वहां पे क्या दिखाया जा रहा था कि गांधी जी की रेल जर्नी और उनके कितने व्यापक एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस रेल जर्नी के दौरान, उसको वहां पे दर्शाया गया। Shekhawat, in his address, highlighted how Gandhi turned the freedom struggle into a mass movement। शेखावत ने अपने एड्रेस, अपने भाषण में हाईलाइट किया, जोर दिया कि किस तरीके से गांधी जी ने जो फ्रीडम स्ट्रगल था, आजादी की लड़ाई थी, उसको मास मूवमेंट में, यानी कि पहले आजादी की लड़ाई में कुछ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर शामिल थे, फिर कैसे वो एक जन आंदोलन बन गया, उसमें परिवर्तित किया। Remarking that the coach will inspire future generations to uphold the values of justice, equality and peace for which Gandhi stood। और ये किस बात के ऊपर वो जोर दे रहे थे कि ये जो कोच है ये हमारी आगे वाली जनरेशन्स को, आने वाली जनरेशन्स को, जो जेनजीज हैं, इन सबको क्या करेगी? प्रभावित करेगी, इंस्पायर करेगी। किस चीज में? कि वो जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी, बराबरी और पीस,
शांति की जो वैल्यूज हैं, जो विचार हैं, उनको अपने अंदर अपहोल्ड करें, बरकरार रखें, जिनके लिए गांधी हमेशा खड़े रहे। Gandhi's association with the railways was deeply symbolic and formative in his transformation from an ordinary lawyer to the leader of India's independence movement। बोल रहे हैं गांधी जी का जो एसोसिएशन था, यानी कि जो उनका इसके साथ में संगठन था, मिलना था, जो इसके साथ में, किसके साथ में, रेलवे के साथ में जो उनका संबंध था, वो बहुत ही सिंबॉलिक था, डीपली, बहुत ही गहराई से सिंबॉलिक, मतलब एक चिन्ह के तौर पे था। एंड फॉर्मेटिव इन हिज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, और ये बहुत ज्यादा फॉर्मेटिव था, बहुत ज्यादा ठोस वजह रही गांधी जी के एक आम लॉयर से देश की आजादी की लड़ाई के एक अहम नेता के तौर पर। जब वो एक साधारण लॉयर से कैसे वो देश की आजादी की लड़ाई के इतने प्रचुर चेहरे बनकर सामने आए कि उनका नाम है, आज दिन तक हम उनको याद करते हैं, अपने बच्चों को उनकी बातें सिखाते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से उनके अंदर एक साधारण लॉयर बनने जा रहे थे, वो साउथ अफ्रीका में अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने जा रहे थे, राइट। और कैसे वो हिंदुस्तान की आजादी में कूद पड़े, हिंदुस्तान की आजादी के कितने अहम चेहरे बन गए। तो ये जो बदलाव, ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इसमें किसका हाथ रहा? रेलवे का एक बहुत ही ऐतिहासिक हाथ रहा। A key moment occurred on June 7, 1893 in Pietermaritzburg, साउथ अफ्रीका। बोल रहे हैं कि एक बहुत अहम पल, एक अहम घटना जो हुई, वो हुई 7 जून 1893 को पीटर मैरिट्सबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। व्हेन गांधी, जब गांधी जी, देन अ यंगर बैरिस्टर, तब एक बहुत ही युवा बैरिस्टर, एक वकील के तौर पे, was forcibly removed from a first class train compartment despite having a valid ticket, जिनको जबरन एक फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट से निकाल दिया गया था, हालांकि उनके पास में वैलिड टिकट थी, उनके पास में फर्स्ट क्लास की टिकट मौजूद थी, बट स्टिल उनको फर्स्ट क्लास से जबरदस्ती निकाल दिया गया था। और कैसे इस घटना ने पूरा उनका जीवन चक्र बदल दिया, पूरी उनकी जीवन यात्रा बदल दी। अगर वो नहीं निकालते तो हो सकता है गांधी जी भी किसी साउथ अफ्रीका की, या फिर आज की किसी बड़ी कंपनी में, यूएस की किसी बड़ी कंपनी में, अमेरिका की, इंग्लैंड की किसी बड़ी कंपनी में एक लॉयर की हैसियत से काम कर रहे होते। उनको कभी ये ख्याल ही नहीं आता कि बराबरी का भी अधिकार हो सकता है। This act of racial discrimination left a lasting impact on Gandhi and ignited his lifelong dedication to justice and non-violent resistance। तो ये जो रेशियल, नस्ल भेदी डिस्क्रिमिनेशन का जो एक्ट था, कृत्य था, इसने गांधी जी के ऊपर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ दिया, बहुत गहरा प्रभाव छोड़ दिया, और उम्र भर के लिए उनका एक डेडिकेशन जस्टिस, न्याय के लिए, और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि जो अहिंसा के जरिए विरोध का जो एक उनका तरीका था, उसको प्रज्वलित कर दिया, इग्नाइट कर दिया। He often referred to his incident as the turning point that set him on the path toward becoming Mahatma। वो अक्सर इस घटना का जिक्र करते हैं, इस घटना का उदाहरण देते हैं, इस घटना को रेफर करते हैं कि ये उनके जीवन का एक परिवर्तन वाला बिंदु था, एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद वो, जिसके जरिए, जिसके बाद में वो जिस रास्ते पर चले, इसने उनको प्रभावित करा उस रास्ते पर चलने के लिए, और फिर वो महात्मा के कगार पर आकर पहुंचे। गोपाल कृष्ण गांधी, गांधी's grandson, poignantly reflected on this moment। गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि गांधी जी के ग्रैंडसन हैं, उनके पोते हैं, बड़े ही भावपूर्ण होके, बड़े ही दुख के साथ में, उदास होके इस घटना को याद करते हैं। He wrote that when Gandhi was thrown off the train, an Indian fell, but when Gandhi rose, both India and South Africa rose with him। बोल रहे हैं जब गांधी को उस ट्रेन से बाहर निकाला गया था, धकेला गया था, स्टेशन पे फेंक दिया गया था, तब एक हिंदुस्तानी नागरिक गिरा था, लेकिन जब उन्होंने वहां से उठकर, वहां से खड़े होकर जो अपनी लड़ाई लड़ी, तो उस लड़ाई से दोनों ही, हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका, दोनों ही खड़े हुए। अपने लिए या अपने देश के लिए तो हर कोई कर सकता है, लेकिन दूसरे देश में रहकर दूसरे देश के लिए लड़ना, उनकी आजादी के लिए लड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि गांधी जी ने किया, राइट। द एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म्ड गांधी,
टर्निंग अ पर्सनल ह्यूमिलिएशन इनटू अ पब्लिक कॉज। तो ये जो एक्सपीरियंस था गांधी जी का, इसने उनको बदल दिया। उन्होंने अपनी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की, एक आम, जैसे कि उनकी खुद की बेइज्जती हुई थी वहां पे, राइट। एक हम वहां पे देखने नहीं गए थे, हमारी कोई बेइज्जती नहीं हुई थी, जो लोग वहां पे नहीं थे उनकी कोई बेइज्जती नहीं थी, कोई इंसल्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की बेइज्जती को एक पब्लिक कॉज का एक कारण बना लिया, अपनी लड़ाई का एक मुद्दा बना लिया, और उन्होंने इसको सिर्फ खुद की बेइज्जती नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती समझा, पूरे हिंदुस्तानियों की बेइज्जती समझा, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू करी। What began as a lawyer's indignation became a revolutionary's commitment to human justice। बोल रहे हैं जिस चीज की शुरुआत एक वकील के गुस्से, इंडिग्नेशन, एक गुस्से, एक अनफेयर ट्रीटमेंट के प्रति विरोध के तौर पे शुरू हुई थी, वो एक रेवोल्यूशनरी, एक बहुत ही क्रांतिकारी कमिटमेंट बन गया ह्यूमन जस्टिस का। His later train journeys in South Africa, including those to Johannesburg and Pretoria, deepened his understanding of racial discrimination in the railway system। फिर उनके बाद में भी उन्होंने कई जर्नीज करी ट्रेन के जरिए, वो गए इधर से उधर। तो एक यात्रा थी उनकी जोहान्सबर्ग की और एक यात्रा थी प्रिटोरिया की। तो इन दोनों ही यात्राओं ने उनके अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल भेद की जो अंडरस्टैंडिंग थी और रेलवे सिस्टम के अंदर, उसको और ज्यादा गहरा कर दिया। Gandhi confronted railway officials and managed to negotiate some concessions for Indian passengers। गांधी जी ने रेलवे कर्मचारी जो थे, ऑफिशियल जो थे, उनके साथ में मुकाबला किया, कन्फ्रंट करा, उनको बताया, उनसे बातचीत करी या फिर उनके साथ में विरोध करा, और जिसकी वजह से उन्होंने हिंदुस्तानी पैसेंजर्स के लिए कुछ कंसेशंस के लिए नेगोशिएट कर लिया। कंसेशंस मतलब उनको कुछ रियायत दी जाए, उसकी उन्होंने बातचीत कर ली वहां पे। मार्किंग द बिगनिंग ऑफ हिज यूज ऑफ नेगोशिएशन एंड प्रोटेस्ट एज टूल्स फॉर चेंज। जिस वजह से ये शुरुआत हो गई कि उन्होंने ये समझ लिया कि हम नेगोशिएशंस के जरिए, बातचीत के जरिए, या फिर तुम हमें ये चीज दे दो, हम तुम्हें ये चीज दे देंगे, इसके जरिए उन्होंने ये समझ लिया कि हम यहाँ पे अपनी बातें कुछ मनवा भी सकते हैं, और ये बदलाव का एक बहुत अच्छा हथियार भी हो सकता है। ठीक है, विरोध करो, नेगोशिएशंस करो, और फिर उनसे अपनी बातें मनवा लो। अपॉन रिटर्निंग टू इंडिया इन 1914, फिर 1914 में वो हिंदुस्तान वापस आए। गांधीज रिलेशनशिप विद द रेलवेज ग्रू स्ट्रॉन्गर, और उनका रेलवेज के साथ में रिश्ता और ज्यादा गहरा हो गया। ही फॉलोड द एडवाइस ऑफ हिज मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले। तो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात मानते हुए, क्या एडवाइस थी उनने? by traveling in third class compartments to stay connected with India's impoverished masses। बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि भाई आप थर्ड क्लास कंपार्टमेंट्स में ट्रेवल करो, जिससे कि आप हिंदुस्तान की गरीब कर दी गई जनता को उसके साथ में कनेक्ट रह सकते हो। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये बात मानते हुए वो हमेशा ट्रेन से चलते रहे। ठीक है, फॉर गांधी trains were a means to engage with ordinary people and understand their struggles first hand। गांधी जी के लिए ट्रेन्स जो था वो क्या था? वो एक माध्यम था और ऑर्डिनरी लोगों के साथ में, आम जनमानस के साथ में जो घुलने मिलने का, उनके साथ में बातचीत करने का, उनको समझने का। ठीक है, और उनके स्ट्रगल्स को फर्स्ट हैंड मतलब डायरेक्टली उनसे सुनने का। अब मेरे को आपसे कोई शिकायत है, मैं वाया 3-4 लोगों के जरिए आप तक बात कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है कुछ नमक मिर्च लग गया हो सकता है कुछ चीजें रह गई हो, बताना रह गई हो, जो असल मुद्दा हो वो रह ही गया हो। तो बेटर है कि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर लूँ, या आपको अगर मुझसे शिकायत है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर लो, राइट। The challenging conditions he faced, overcrowded compartments, unsanitary surroundings, only strengthened his resolve to fight for social justice। जो उनको वहां पे विषम परिस्थितियां देखने मिली, चैलेंजेस फेस करने पड़े, जो कि क्या था? ओवर क्राउडेड कंपार्टमेंट्स, खचाखच भरे हुए कंपार्टमेंट्स, अनसैनिटरी सराउंडिंग्स, जो उनकी आसपास की जगहें स्वच्छ नहीं थी। इससे उनका जो दृढ़ निश्चय था वो और ज्यादा मजबूत ही हुआ कि भाई मुझे अपने समाज के न्याय के लिए लड़ना है, अपने साथियों के लिए, भाई बंधुओं के लिए, हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए लड़ना है। His decision to travel third class symbolized his commitment to egalitarianism and helped transform the freedom struggle into a mass movement। बोल रहे हैं
उनका जो फैसला था कि वो थर्ड क्लास से ट्रैवल करेंगे, ये एक सिंबोलिज्म था, ये एक उदाहरण था, निशानी थी किस चीज की? एगैलिटेरिज्म। गैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी समझ, एक ऐसी सोच, एक ऐसी ख्याल जो कि लोगों के बराबरी की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है, उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। तो ये जो उनका विचार था वो उसकी तरफ उनके कमिटमेंट को दर्शाता है। और इसी से मदद मिली किसको? फ्रीडम स्ट्रगल को परिवर्तित करने के लिए मास मूवमेंट में, एक जन आंदोलन में। पहले फ्रीडम स्ट्रगल जो कुछ गिने चुने लोग कर रहे थे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे या थोड़ी जिनको समझ थी कि हाँ हम किसी के बंधुआ हैं, हम किसी के अंडर में हैं, हमारा खुद का स्वराज नहीं है, यहाँ पे हमारा खुद का शासन नहीं है। तो ये जिन लोगों में समझ थी केवल वही फाइट कर रहे थे, बाकी लोग अपने आप को उनके किस्मत के भरोसे छोड़ के बैठे हुए थे ज्यादातर लोग। ठीक है। तो और फिर कई लोग जो जैसे कुछ बड़े बड़े लाला जी थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से फायदा हो रहा था, वो लोग उनकी तरफ झुके हुए थे। तो एकजुटता नहीं थी। लेकिन गांधी जी ने इस पूरे टुकड़े टुकड़े में बिखरे हुए प्रयासों को और इस विचारधारा को समझ के कि आजादी सबका अधिकार है, ठीक है, सबको चाहिए, ये समझ के उन्होंने क्या किया? इस जो आंदोलन था, फ्रीडम स्ट्रगल था, इसको एक जन आंदोलन बना दिया। दैट रेजोनेटेड विद द ब्रॉडर पॉपुलेशन, जिसको कि हमारे पूरे देश की जनता ने या जनता के बड़े हिस्से ने उसको समझा और उसके साथ में जुड़े। Gandhi traveled by train from Calcutta to Delhi and stayed at Birla House where he spent the last 144 days of his life. गांधी कलकत्ता से दिल्ली गए ट्रेन के जरिए और वहां पे बिरला हाउस में रहे, जहां पे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 144 डेज बिताए। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, he tirelessly worked for peace amidst the communal violence of partition. इस दौरान में वो निरंतर बिना थके बिना रुके शांति के लिए प्रयास कर रहे थे, शांति के लिए कार्य कर रहे थे। कब? जब पार्टीशन के दौरान में बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था, उस दौरान। His assassination in January 1948 ended a life devoted to non-violence and service to humanity. उनकी जो assassination किया गया, अब assassination क्या होता है? जब आप प्लानिंग करके किसी पॉलिटिकल लीडर को, किसी रॉयल फिगर को या किसी फेमस पर्सनालिटी को मारते हैं तो उसको असैसिनेशन कहा जाता है। ठीक है। तो इनका जब असैसिनेशन किया गया जनवरी 1948 में, तो इस असैसिनेशन ने एक ऐसे जीवन का अंत कर दिया जो कि डिवोटेड था, समर्पित था नॉन वायलेंस के लिए, ठीक है, एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और जन सेवा, मानव सेवा के लिए समर्पित था। उस जीवन का अंत हो गया। एज वी सेलिब्रेट गांधी जयंती टुडे as the International Day of Non-Violence, we are reminded of Gandhi's self-sacrifice, dedication and compassion. आज जब हम गांधी जयंती का उत्सव मना रहे हैं, इसको एक इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पे, तो हमें याद आती है गांधी जी के जीवन को, जैसे उन्होंने खुद के जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया, जो उनका डेडिकेशन रहा, जो उनका कंपैशन रहा हमारे प्रति, इंसानियत और मानवता के प्रति, और नॉन वायलेंस जो उनका दृढ़ निश्चय रहा, इन सबको याद कराता है, याद दिलाता है। तो आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में ये आर्टिकल था। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग can be inferred about the significance of Gandhi's rail journey incident in South Africa as mentioned in the passage? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा जो उद्देश्य है गांधी जी जब अपनी रेल यात्रा कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उससे हमें समझ में आता है पैसेज में उसका क्या महत्व बताया गया है। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ गांधीज करियर एज लॉयर। तो वो करियर की शुरुआत करने जा रहे थे एज लॉयर, लेकिन यहां से उन्हें छोड़ दिया अपना लॉयर का करियर, राइट। इट लेड गांधी टू लीव हिज लीगल करियर एंड जॉइन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इमीडिएटली। तो यहाँ से उन्होंने अपना लीगल करियर पूरी तरीके से नहीं छोड़ा और इमीडिएटली इंडियन नेशनल मूवमेंट में नहीं वो आ गए। इंडिया, वहां पे अफ्रीका में उन्होंने काम किया लोगों के अधिकारों के लिए। फिर उसके बाद में कई साल बाद वो हिंदुस्तान आए, क्योंकि हमने जैसे पैसेज में भी पढ़ा कि वो
हिंदुस्तान आए थे 1914 में वो हिंदुस्तान आए थे और ट्रेन से उनको उतारा गया था 1893। तो इस ड्यूरेशन के बीच में वो कहाँ थे? इस ड्यूरेशन के बीच में वो साउथ अफ्रीका में ही थे, वहीं के लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे थे, राइट। It served as a turning point that transformed his personal struggle into a broader commitment to justice and equality. Option C is correct. The restored railway coach, inaugurated by Gajendra Singh Shekhawat, serves as a symbol of Gandhi's dash. गांधी की किस चीज का सिंबल है और किस चीज का उदाहरण है? उनका जो इक्वालिटी, जस्टिस, शांति, इन चीजों के प्रति जो उनका कमिटमेंट था उसका उदाहरण है। लीगल करियर इन साउथ अफ्रीका, इनकरेक्ट है। लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंड कनेक्शन विद द इंडियन रॉयल्टी, इनकरेक्ट है। Commitment to justice, equality and peace. Option C is correct. What was the outcome of Gandhi's confrontation with railway officials in South Africa as mentioned in the passage? कि गांधी ने जो साउथ अफ्रीका में रेलवे ऑफिशियल्स के साथ में कन्फ्रंटेशन किया, उनके साथ में लड़ाई करी, तो उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने कुछ नेगोशिएशंस करके कुछ कंसेशंस इंडियन पैसेंजर्स के लिए ले लिए ना, ये फायदा हुआ उसका। और इसके बाद से उनको ये भी समझ में आ गया कि भाई आप बातचीत के जरिए, विरोध के जरिए, नेगोशिएशंस के जरिए अपना कुछ फायदा भी करवा सकते हैं, अपने लोगों का भला भी करवा सकते हैं, राइट। ही वॉज परमानेंटली बैंड फ्रॉम यूजिंग द रेलवेज इन साउथ अफ्रीका, इनकरेक्ट है। He managed to negotiate concessions for Indian passengers. Option B is correct. Which of the following statement is true according to the passage? Passage के अनुसार इनमें से कौन सी statement है जो correct है? Gandhi's experience of being thrown off the train transformed him into a committed revolutionary fighting for human justice. बिल्कुल करेक्ट है। गांधी को जब ट्रेन से बाहर निकाल दिया तभी उन्होंने ठान लिया ना कि भाई मैं इंसानियत की लड़ाई के लिए लड़ूंगा, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ूंगा, बराबरी, सबका अधिकार है, रंग के भेद, नस्ल भेद नहीं होना चाहिए। ये सब चीज उनको तब समझ में आई, तो हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following words is the closest in meaning to egalitarianism as used in the passage? तो egalitarianism का मतलब होता है बराबरी की बात, ठीक है। सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी का मतलब होता है किसी से सर्वोच्च, किसी से ऊंचा। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब बराबरी। नेग्लिजेंस मतलब किसी को नजरअंदाज करना। अथॉरिटी, अगेन सुप्रियोरिटी, किसी के अधिकार है किसी के ऊपर, तो यहाँ पे बराबरी की बात होती है। सो ऑप्शन बी इक्वालिटी इज करेक्ट। The reprimand by the Punjab and Haryana High Court has exposed glaring mismanagement in Punjab government's financial priorities. Reprimand मतलब फॉर्मल, आधिकारिक तौर पे अगर आप किसी के कुछ कार्य को डिसअप्रूव कर रहे हैं, आप किसी की किसी बात को डिसअप्रूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रेप्रिमांड, ठीक है। जैसे कि कंगना रनौत के भी स्टेटमेंट्स को बीजेपी ने आधिकारिक तौर से मना कर दिया कि भाई ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, तो वो क्या है, उनको रेप्रिमांड कर दिया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रेप्रिमांड करा और जिसके तहत क्या एक्सपोज हुआ, क्या सामने आया? ग्लेरिंग, ग्लेरिंग मतलब बहुत बड़ा जो मिसमैनेजमेंट है पंजाब सरकार के फाइनेंशियल प्रायोरिटीज में, प्राथमिकताओं में, स्पेशली इट्स indulgence in luxury spending while healthcare obligations remain unmet. खास तौर पे जो ये लग्जूरियस चीजों में स्पेंड कर रहे हैं पंजाब सरकार, और वहीं इनके हेल्थ केयर के जो उद्देश्य हैं, जो वायदे हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे। इससे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, इसको मना किया है कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है, आपके तरीका सही नहीं है। The state has failed to release these funds to hospitals, which means it owes medical institutions ₹500 crore. अब कौन से फंड्स, क्लैरिटी नहीं मिली, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, किसी ऑनगोइंग स्टेटमेंट का पार्ट होगा कि स्टेट कौन सा स्टेट, ये तो हमें समझ में आ गया कि पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब की से बात कर रहे हैं कि पंजाब की सरकार जो है वो इन फंड्स को, अब किन्हीं फंड्स की पहले जिक्र हुआ होगा, उन फंड्स को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाई, जिसका मतलब है कि उनको मेडिकल संस्थाओं को 500 करोड़ रुपए देने हैं, उनका भी बकाया बचा हुआ है।
डिस्पाइट रिसीविंग 350 करोड़ फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। तो ये फंड होगा ना कि ये फंड उनको दिया गया, फिर भी वो उन पैसों को हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंचे। हालांकि उनको बावजूद इसके कि उनको 350 करोड़ रुपए इस केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मिले, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस पैसे को हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंचा पाई। तो इससे मुझे एक चीज समझ में आती है कि आर के बाद में क्यू स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि क्यू स्टेटमेंट जो है वो आर को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, आर के बाद में क्यू स्टेटमेंट। मुझे एक क्यू मिल गया, एक टिप मिल गई। क्यू पहले आर बाद में, आर के बाद में क्यू, क्यू पहले आर बाद में, क्यू पहले आर बाद में, इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, द स्टेट बोल रहे हैं, यानी कि उस स्टेट का जिसका पहले ही जिक्र हो चुका है। तो पहले जिक्र कहाँ हुआ है? पी स्टेटमेंट में, यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। आर के बाद में क्यू आ रहा है, पी आर क्यू, और लास्ट में बच गया एस स्टेटमेंट। तो द स्टेट हैज बीन अनपार्डनेबली नेग्लिजेंट अबाउट public health despite hospitals across Punjab struggling to provide adequate care to patients due to financial constraints। बोल रहे हैं जो इनकी सरकार है, पंजाब की सरकार है, वो अनपार्डनेबली मतलब कि बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी शर्मिंदगी के, नेग्लिजेंट बेशर्मों की तरह बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज कर रही है पब्लिक हेल्थ को। हालांकि वो भी तब बावजूद इसके कि इनके हॉस्पिटल्स पूरे पंजाब भर में वो पेशेंट्स को प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर पाने में असक्षम है, क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है, फाइनेंशियल संसाधन नहीं है उनके पास में, इसलिए। ठीक है, तो ये सारा स्टेट पैसेज बन रहा है पी क्यू आर एस, ऑप्शन बी, पी आर क्यू एस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिस खेड़कर has unwittingly exposed the chinks or rather the gaping holes in the system। मिस खेड़कर ने unwittingly यानी कि unknowingly उनने एक्सपोज कर दिया, उजागर कर दिया। क्या चीज उजागर कर दी? चिंक्स, मतलब कि छोटे छोटे जो गैप्स हैं, छोटे छोटे जो होल्स हैं, या फिर गैप्स, गैपिंग होल्स, यानी कि छोटी छोटी जो कमियां हैं, लूप होल्स हैं सिस्टम में, इन द सिस्टम, उनको उजागर कर दिया। India has a huge task at hand in restoring the image of the civil services। अब यहाँ पे मिस खेड़कर बोला गया, द सिस्टम बोला गया। द सिस्टम कौन सा सिस्टम? नहीं क्लैरिटी मिल रही। मिस खेड़कर कौन है? नहीं क्लैरिटी मिल रही। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, इंडिया हैज अ ह्यूज टास्क, हिंदुस्तान के पास अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या चीज? इन रिस्टोरिंग द इमेज ऑफ सिविल सर्विसेज, कि उनको सिविल सर्विसेज की जो इमेज है, उनकी जो छवि है, उसको रिस्टोर करना होगा, वापस से साफ सुथरा स्वच्छ बनाना होगा। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की छवि को जो बड़े बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे जेई के एग्जाम होते हैं, है ना, और उसके बाद में जो नीट के एग्जाम होते हैं, इन सब के बारे में बात की जा रही है। एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज नेशनल लेवल सिलेक्शंस, और साथ ही साथ उन संस्थाओं की भी छवि सुधारनी होगी जो इन नेशनल लेवल सिलेक्शंस को, एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाती हैं। तो ये अगेन किस चीज की स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है, हमें इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही, राइट। चलिए आगे चलते हैं। बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। व्हेन सीन अलोंग विद द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फियास्को इट बिकम्स क्लियर दैट डैश। तो बोल रहे हैं कि जब इसको नीट का जो एग्जाम हुआ, फियास्को, उसमें जो गड़बड़ी, त्रुटि, फियास्को मतलब क्या होता है कि कंप्लीट फेलियर, किसी चीज का कंप्लीट फेलियर जो कि बहुत ही शर्मिंदगी पूर्ण हो। तो नीट का पूरा एग्जाम कंप्लीट फेलियर की तरह दिखाई दिया, राइट, और इसने हमारे देश की छवि को भी खराब कर दिया। तो बोल रहे हैं इस के दौरान में, इसी के साथ में अगर हम इसको देखते हैं, इट बिकम्स क्लियर दैट, तब ये बात साफ हो जाती है कि, क्या बात साफ हो जाती है? कि इंडिया हैज अ ह्यूज टास्क एट हैंड, कि हिंदुस्तान के पास में अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी कि सी के बाद में बी स्टेटमेंट, सी को बी कंप्लीट कर रहा है। The image of Union Public Service Commission and of the Indian Administrative Services has taken a serious beating ever since the Pooja Khedkar episode came to light। बोल रहे हैं जो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस की जो छवि है, हैज टेकन अ सीरियस बीटिंग, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इसको बहुत बड़ा चोट लगी है जब से पूजा खेड़कर वाली घटना सामने आई है। केम टू लाइट मतलब सामने आई है।
ठीक है। फिर उसके बाद बताएंगे हुआ क्या है उन्होंने, ये डी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें यूपीएससी का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, आईएएस का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, पब्लिक सर्विस का एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसकी बात हो रही है। ठीक है। फिर हुआ क्या, इन्होंने जो इसके अंदर छोटे छोटे गैप्स थे, लूप होल्स थे, उनको उजागर कर दिया। ये हो गया सेकंड। अननोइंगली, जानबूझ के तो नहीं किया, खुलासा नहीं किया, पर उनके कुछ कार्यों की वजह से ये चीजें उजागर हो गई। फिर उसके बाद में सी के बाद में बी, तो यानी कि DACB, DACB ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्रीज प्रोवाइड सो मेनी बेनिफिट्स, पेड़ जो हैं हमें इतने सारे फायदे देते हैं, डैश आर एवरीडे लाइफ्स, इन आर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें फायदे मिलते हैं। दे फिल्टर क्लीन एयर, वो हवा को साफ करते हैं। प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, हमें साफ सुथरा पीने का पानी देते हैं। हेल्प डैश क्लाइमेट चेंज, हेल्प कंट्रोल क्लाइमेट चेंज हो सकता है, हेल्प रिड्यूस क्लाइमेट चेंज हो सकता है, रोकने की बात हो सकती है। तो एंड क्रिएट होम्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स की ये घर होता है, कौन, पेड़। Dash a billion trees can help save the earth from climate change and biodiversity loss। तो बोल रहे हैं कि अगर हम बिलियन ट्रीज लगाएंगे, प्लांटिंग करने की बात हो रही है, तो प्लांटिंग अ बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव द अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये धरती को क्लाइमेट चेंज से और जो धरती के जो बायोडाइवर्सिटी विलुप्त होती जा रही है, खराब होती जा रही है, उससे बचा सकता है। व्हेन वी रिस्टोर एंड डैश क्रिटिकल फॉरेस्ट, जब हम रिस्टोर करेंगे या फिर कंजर्व करेंगे, कंजर्व करने की बात होती है, या सेव करेंगे क्रिटिकल महत्वपूर्ण फॉरेस्ट को, वी रिमूव कार्बन एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, तब हम वातावरण से कार्बन को खत्म कर रहे होंगे, हटा रहे होंगे, और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे। अ बिलियन इज अ बिग नंबर, तो अब 1 मिलियन तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बट वी नो वी कैन डू इट टुगेदर, लेकिन हमें पता है हम इसको एक साथ मिलकर कर सकते हैं। डैश द प्लैनेट बाय प्लांटिंग योर ट्री टुडे, सेव द प्लैनेट हो सकता है, सेव द प्लैनेट बाय प्लांटिंग योर ट्री टुडे। मैं अपने सभी स्टूडेंट से बार बार रिपीटेडली ये कहती हूँ कि आपके जब भी बर्थडेज होते हैं और कुछ ना कर सके, अपने आसपास में कोई अच्छी सी जगह देख के एक प्लांट जरूर उगाएं, साल भर उसकी सेवा करें, साल भर उसको देखभाल करें, उसके बाद वो खुद ग्रो होगा। और जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें से हर एक स्टूडेंट एक एक भी पेड़ लगाता है, तो ये हम लोगों का एक योगदान होगा, इस कंट्रीब्यूशन होगा हमारे प्लैनेट के लिए। दिस कैन प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट फॉर फ्यूचर, तो इससे क्या होगा, हमारे फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उनको हम रिस्टोर कर पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए या हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। Trees provide so many benefits dash our everyday lives, in our everyday lives, हमारे जीवन में प्रोवाइड करता है ना, जीवन शैली में, सो इन आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। They filter clean air, provide fresh drinking water, help dash climate change, तो हेल्प क्रिब, क्रिब होता है पालना, तो क्लाइमेट चेंज को पालने में तो वो मदद नहीं करेगा। क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता है बाहरी सतह, तो क्लाइमेट चेंज की बाहरी सतह में क्या हेल्प करेगा, पता नहीं चल रहा ना। कर्ब, कर्ब मतलब होता है रोकना, तो रोकने में मदद करेगा ना, क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद करेगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कट मतलब काटना। डैश अ बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, तो ये जो है जरंड फॉर्म में सेंटेंस आएगा, तो क्या बोलेंगे, प्लांटिंग। अब यहाँ पे बाय प्लांटिंग भी है, तो बाय प्लांटिंग क्यों नहीं आएगा, देखो बाय प्लांटिंग जो है वो प्रिपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें हम लोग इसको एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एक्शन को दर्शा रहा है, वर्क को दर्शा रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे वर्क क्या है, हेल्प सेव, सेव करना, कैन हेल्प सेव जो है ये हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्क ये कर रहा है हमने, तो हमें क्या करना है, प्लांटिंग अ बिलियन ट्रीज, तो ये हमारा सब्जेक्ट में फिट बैठता है, प्लांटिंग अ बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव द अर्थ, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क है वो है कैन हेल्प सेव, यानी कि अर्थ को सेव करना जो है ये हमारा मेन टास्क है, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लांटिंग अ बिलियन ट्रीज, ना कि बाय प्लांटिंग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। When we restore and dash critical forest, restore and first है conserve, तो कंजर्व करने की बात करेंगे ना, रिस्टोर मतलब बचाना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना,
कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है कटौती करना। सैबोटाज मतलब तोड़फोड़ करना। ऑब्जर्व मतलब किसी चीज को निरीक्षण करना। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कर्टेल करके, कटौती करके भी कुछ नहीं मिलेगा, सैबोटाज तोड़फोड़ करके भी कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्जर्व करके भी नहीं मिलेगा, पर कंजर्व करके हम उसको सेव कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डैश द प्लैनेट, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना या पूरा करना। सस्टेन, सस्टेन मतलब बचाना या बनाए रखना लंबे समय तक। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब होता है निंदा करना। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज को कंप्लीट करना। तो यहाँ पे सेव या सस्टेन करने की बात की जा रही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वी आर डेकोरेट द लिविंग रूम एट द मोमेंट, एट द मोमेंट इस क्षण में कर रहे हैं। तो इस क्षण में जब कर रहे हैं तो आर के साथ में, आर के साथ में पहली बात तो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा नहीं। आर डेकोरेटिंग, वी आर डेकोरेटिंग द लिविंग रूम एट द मोमेंट, एट द मोमेंट भी बता रहा है इस क्षण में, एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की जब बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा। वी आर बीइंग डेकोरेट इनकरेक्ट है, वी आर डेकोरेट्स, वी आर डेकोरेटिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रोजी एंड निकी couldn't provide any evidence to support dash arguments, रोजी और निकी कोई भी सबूत अपने तर्क को साबित करने के लिए नहीं दे पाए। तो उनका बिलोंगिंगनेस बता रहे, उनका तर्क है पोजेशन बताएंगे। तो पोजेशन जब बताएंगे तो क्या आएगा, THEIR। अब ये क्या है, दे आर, ये है दे आर, देयर वहां पे, ठीक है। और देयर्स, देयर्स भी इनकरेक्ट है, तो क्या आएगा, देयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेनम, वेनम का मतलब होता है जहर, पॉइजन। सिनोनिम क्या आएगा, पॉइजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रूट जूस तो नहीं होता ना वेनम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द CEO कॉल्ड फॉर कंपल्सरी पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच एम्प्लॉय, एंटोनिम बताना। कंपल्सरी मतलब आपको जरूर जरूर करना है, आपको इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब हम एम्प्लॉयज को बोलते हैं तो उनसे क्या बोलते हैं, वॉलेंटरीली जो पार्टिसिपेट करे, राइट। तो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन के लिए बोला है CEO ने। सो ओवर्टली, ओवर्टली का मतलब होता है खुलकर। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य, जरूरी। कंप्लायंटली, कंप्लायंटली मतलब अनुकूलता से। ओबीडियंटली, सबमिसिवली आपने मेरी बात माननी है, ठीक है, वो भी कंपल्सरी का ही एक फॉर्म हो गया। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब कि आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैलस, कैलस का हमें सिनोनिम चाहिए। कैलस का मतलब होता है निर्दयी। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है जनरस, जनरस का मतलब होता है उदार। अफेक्शनेट मतलब कि स्नेही, बहुत ज्यादा भावना रखने वाला। एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग मतलब थका देने वाला। क्रूअल, क्रूअल मतलब निर्दयी, क्रूर। सो ऑप्शन डी इज द सिनोनिम फॉर कैलस। To submit a report on the recent fire accident, a high level committee has been formed. स्पेलिंग एरर बताना है, कमेटी के स्पेलिंग गलत है, MITTEE। तो कमेटी के स्पेलिंग ये है, कहाँ गया, ऑप्शन सी, हाई लेवल कमेटी इज करेक्ट। वेयर द शू पिंचेस, वेयर द शू पिंचेस एडियम है, इसका मीनिंग होता है जहां पे कठिनाई हो, जहां पे परेशानी हो। डिफिकल्ट रोड्स, खराब रोड, इनकरेक्ट है। अननोन पाथ्स, अनजान रोड। वेयर द शू हर्ट्स, जहां पे जूता हमें परेशान कर रहा है। वेयर द डिफिकल्टी लाई, जहां पे परेशानी हो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द परफ्यूम शी यूजेस हैज अ स्ट्रॉन्ग डैश, सेंट, भेजा गया, सेंट खुशबू, सेंट 100 का आंकड़ा, परसेंट बोलते हैं ना, परसेंट। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे बोले कि आपके कितने परसेंट आए, तो मान लो 50% आए, तो उसको कैसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे 55%, या फिर इसको लिखेंगे 55/100, राइट। तो ये 100 क्या है, सेंट। और सेंड मतलब भेजा गया। तो यानी कि ऑप्शन बी क्या है, सेंट, खुशबू। उसके परफ्यूम की खुशबू होगी ना, उसके परफ्यूम के 100 नहीं होंगे, उसकी परफ्यूम का भेजा गया कोई चीज नहीं होगी, उसकी परफ्यूम की खुशबू होगी। माला डैश बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बेट विद प्रिया, माला डैश, उनने कुछ चीटिंग करी है एग्जाम में ताकि वो प्रिया के साथ में अपनी बेट जीत जाए। हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट मतलब नीचे गिरना, मतलब कि जो उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, अनुचित तरीके से कुछ अनफेयर तरीके से कुछ कार्य करना। तो माला हिट बिलो द बेल्ट बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बेट विद प्रिया। फेल आउट, फेल आउट का मतलब होता है झगड़ा या बहस होना। गेट द सैक मतलब निकाल दिया जाना नौकरी से।
लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन मतलब किसी को अपने से छोटा समझना, तुच्छ समझना. सो ऑप्शन ए हिट बिलो द बेल्ट इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. स्टमक स्लीपर्स वर रेटेड एज बीइंग मोर ग्रेगेरियस एंड अनकंफर्टेबल विद क्रिटिसिज्म. ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार. तो जो लोग अपने पेट के बल सोते हैं उनको माना जाता है कि वो बड़े मिलनसार होते हैं. लेकिन एंड अनकंफर्टेबल विद क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म को अच्छे से सहन नहीं कर पाते. ठीक है, तो क्रिटिसिज्म के स्पेलिंग देखो, यहाँ पे क्रिटिसिज्म लिखा है, क्रिटिसिज्म के स्पेलिंग तो करेक्ट है. स्टमक, स्टमक के स्पेलिंग भी करेक्ट है. ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है. ग्रेगेरियस के होते हैं स्पेलिंग ऑप्शन सी करेक्ट. रेटेड, रेटेड के स्पेलिंग भी करेक्ट है यहाँ पे. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट. The inspector smiled after he was finished and patted Margie's head. तो इंस्पेक्टर था, उसने अपनी पूछताछ करी होगी या कुछ खाना वाना खाया होगा, तो वो फिनिश करने के बाद में उसने स्माइल करा, तो घटना खत्म हो चुकी है. इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश, जब उसने फिनिश्ड जो है इसमें ईडी आ रहा है, यानी कि घटना पास्ट की है बता रहा है. तो फिनिश करने के बाद में उसने स्माइल किया होगा, तो इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट after he finished and patted Margie's head. So option B smiled is correct. He has grown into a beautiful youth. He है यानी कि मैस्कुलिन बात की जा रही है, मैस्कुलिन पर्सनालिटी की आप बात कर रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो मैस्कुलिन एनर्जी के साथ में ब्यूटी को एसोसिएट नहीं किया जाता. मैस्कुलिन एनर्जी के साथ में अगर कोई खूबसूरत लग रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हैंडसम. क्या बोलेंगे, हैंडसम. तो he has grown into a handsome youth. In a handsome youth, into a handsome youth, option B is correct. Rohit is right to them 3 times. ऑलरेडी 3 बार लिख चुका है, तो लिख चुका है, पास्ट की बात है, तो रोहित हैज रिटन टू देम 3 times. was right, was being written, has written, option C is correct. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.